आज तक स्टोरीज के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी की 216 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस 217 मुलाहिज़ा फरमाएं। उस वक्त मेरे जहन पर गुजरे हुए वाक़यात की रेल चल रही थी और मैं उन नकात पर गौर कर रहा था जो अस्कर को मेरे खिलाफ जरा भी सहारा दे सकते थे। इस बारे में सबसे पहला नंबर माफिया वालों की उस सुर्ख कार का था जो उस वक्त भी मेरे ज़ेरे इस्तेमाल थी। अस्कर एक्साइज के महकमे का अफसर था। ऐसे लोग बेतेरी बातें आंखों ही आंखों में नोट कर लेते हैं। अव्वल तो मेरी उस कार का मॉडल ही मुनफरिद नोयत का था, फिर उसका रंग सुर्ख था। कुछ वही नहीं था कि अस्कर या कार की निगरानी करने वाले सिपाही ने उसका नंबर नोट या याद कर लिया, इसलिए मैंने उसी वक्त उस कार का इस्तेमाल तर करने का इरादा कर लिया था। ताजमहल होटल की पार्किंग लॉट में उस कार की तरफ जाना भी मेरे लिए खतरनाक हो सकता था। अलबत्ता मेरी हदायत पर सैंडो का कोई आदमी वहां से कार ले जा सकता था। खाना कम खा रहे हो और सोच ज्यादा रहे हो, खैरियत तो है ना? आखिर तुमसे सब्र नहीं हो सका? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। दरअसल हमारे सितारे कुछ ऐसे हैं कि इनके साथ खैरियत ज्यादा देर तक चल ही नहीं सकती, और ये भी एक अजीब इत्तेफाक है कि हर खतरे की इत्तला हमें बर वक्त मिल ही जाती है। अभी मैं सिर्फ रस्मी दुआ सलाम की नीयत से गया था, लेकिन फोन पर सैंडो ने बताया कि हेरवन वाले मामले में तफ्तीशी अफसर ने एक बार फिर मेरी तलाश शुरू कर दी है। मैं शी और माफिया वालों से तो कयामत तक लड़ सकता हूँ, लेकिन कानून के साथ मुकाबला करने का तसव्वुर मेरे लिए परेशान कुन होता है। हालांकि शी से लड़कर भी तुम कानून ही से लड़े हो। उसने मेरी बात काट कर टुकड़ा लगाया। तुमको ये इख्तियार किसने दिया है कि अपने शहर के मुजरमों को कानून के हवाले करने के बजाय मौत के खाट उतारते फिरो? तुम ठीक कह रहे हो, ये कानून से ज्यादा शायद समीर का मामला है। मुजरमों को मारते हुए मेरे दिल में किसी किस्म का एहसास जुर्म नहीं होता, लेकिन जब कानून बराह रास्त तुम पर कोई फर्द जुर्म आयद कर दी तो मामला मुख्तलिफ हो जाता है। आखिर उस अफसर को यकी तुम्हारी कौन सी जरूरत पेश आ गई? मैं तलख अंदाज में हंस पड़ा। मैंने तुम्हें बताया था कि मेरी वजह से उसके दांतों में फंसी हुई रोगनी बोटी फिसल कर निकल गई थी। इसरार रज़वी मुझे छुड़ाने वाला मेरा वाहिद सिफारशी था। उसके कत्ल होती तफ्तीशी अफसर अपनी महरूमी का एहसास बेबाक करने के लिए निकल खड़ा हुआ होगा। अब पहली एहतियात ये होगी कि हम सुर्ख कार यहीं छोड़कर टैक्सी से घर वापस जाएंगे। बाकी बातें बाद में सोची जाएंगी। इरादा नहीं कि मगर मुझे शुबा है कि कोई टैक्सी मिल सकेगी। यहाँ आते हुए मुझे रास्ते में टैक्सी रिक्शा तो दरकिनार कोई लूरी लंगड़ी बस भी नजर नहीं आई थी। वो कन्नखियों से गर्दोपेश का जायजा लेता हुआ बोला, फिक्र न करो, हम घर से दूर नहीं है, पैदल चलने से हाजमा भी बेहतर होगा। मैंने बेपरवाही से कहा। इस कदर लजीज और मुर्गन खाना खाने के बाद तो फौरन बिस्तर दरकार होता है। पैदल चलना मेरे लिए सुहाने रूह बन जाएगा। उसने गहरा सांस लेकर दर्द आमेज लहजे में कहा और मैं ज़ेरे लब मुस्कुरा कर रह गया। खाने और चाय से फारिग होने के बाद भी हम काफी देर तक उसलमंदाना अंदाज में वहीं बैठे रहे। शिकमपुरी के बाद होटल से चिरफाबाद तक पैदल मार्च उस वक्त वाकई अजाब महसूस हो रहा था। फिर अचानक ही मुझे अपनी कुंज ज़हनी पर गुस्सा आ गया और मैं बिल की रकम टिप समेत ट्रे में डालकर वहां से उठ गया। उस शहर में मेरे लिए माफिया वालों की दी हुई सुर्ख कार नहीं रह गई थी। मुनासिब इंतजार के बाद टैक्सी ना मिलती तो वहीं से फोन करके मैं जहांगीर के घर से या ट्रेड लाइन के दफ्तर से कोई गाड़ी मंगवा सकता था। मजीद झड़लाट और कोफ्त उस वक्त हुई जब लाबी में निकलते ही रेंट एक कार की तख्ती नजर आई। शहर के हर अच्छे होटल में किराए पर बगैर मीटर वाली प्राइवेट गाड़ियां हासिल करने की सहूलत मौजूद थी, जिससे हर वक्त इस्तेफादा हासिल किया जा सकता था। चंद सदियों बाद ही हम ड्राइवर के साथ अपने घर की तरफ जा रहे थे। यह दुरुस्त है कि जब जहन पर कोई मसला बोझ बनकर सवार हो जाए तो अकल माऊफ होकर रह जाती है और सामने की बातें भी नहीं सूझ पाती। उस वक्त सुल्तान शाह की मनफी तमहीद ने मेरी भी खोपड़ी माऊफ कर डाली थी। फ्लैट पर हमें कोई खास काम नहीं था। जहांगीर की हालत खराब थी, उसी के साथ सलमा भी शदीद तरीन ज़हनी तबाह से गुजर चुकी थी और मैं उन दोनों को मजबूरी के तहत जरा भी वक्त नहीं दे सका था। इसलिए मेरा ख्याल था कि वो शाम या रात जहांगीर के घर गुजार कर मैं अपनी बिजली कोताही का अजाला कर सकता हूँ। सुल्तान शाह ने मेरी इरादे से वाकिफ होते ही मुझे वीरा का खतरा याद दिलाया, क्योंकि वीरा ने मेरी तलाश में बराह रास्त सलमा ही को फोन किया था और जरा सी देर में उसी पैगाम के हवाले से मैंने वीरा की फोन कॉल लुटाई थी। वीरा को शुबा हो सकता था कि मैं जहांगीर के पास मुकीम न हो। वह उस शुबे की तस्दीक के लिए उधर का रुख भी कर सकती थी, मगर वो खतरा उस कदर मुहिम था कि मैं उसे मोल लेने के लिए पूरी तरह तैयार था। वीरा के खतरे के बरक्स मुझे गजाला की तरफ से उम्मीद थी कि वह मोहलत और मौका मुयस्सर आती यकीनन जहांगीर के घर का रुख करती या वहां फोन करती, क्योंकि उसे मेरी शरफा आबाद वाली रहाइश का कतई इल्म नहीं था। अपनी दानिश में वो दिलदार आगा और उसके मुसल्ला भेड़ियों को जिक्र देकर फरार हुई थी, लेकिन मुझे यकीन था कि उसने अखबारात में शाया होने वाली दिलदार आगा के कत्ल की खबर जरूर पढ़ ली होगी। वह जहां भी रुपोश थी, दिलदार आगा के जहन्नुम वासिल होने के बाद उसे वहां से निकल आना चाहिए था, क्योंकि मुझसे मिलने में इखलाक, कानून या मजहब की कोई बंदिश बाकी नहीं रह गई थी। डीडी की बहरूप का असीर होने के बाद मुकद्दर ने उसे एक बार फिर आजाद पंच बना दिया था और वह अपनी मर्जी की शाख पर अपना नया आशियाना बना सकती थी, जहां उसे कोई सता नहीं सकता था। यार, अभी तक अपनी गजाला भाभी का कोई पता नहीं चल रहा। शेराड के इंजन के धीमे शोर में सुल्तान शाह अचानक बोल पड़ा,
फौज शायद मेरे जहन को पढ़ने में माहिर हो गया था और अक्सर अचानक वही मौजू निकाल लेता था जो मेरे जहन पर फौरी तरह मुसल्लत होता था। उसकी तरफ से मैं फिक्रमंद हूँ, मैंने होले से कहा। अब तक उसके बारे में कोई ना कोई खबर मिलनी चाहिए थी, बल्कि वो मेरे और जहांगीर के गहरे मरासम से अच्छी तरह वाकिफ है। उसका घर भी जानती है, उसे पहली फुर्सत में वहां पहुंच जाना चाहिए था। पीरा के आ जाने के बाद उसका हमसे बिछड़े रहना खतरनाक भी हो सकता है। मैं एक बात सोच रहा हूँ, मगर जुबान खोलते हुए डरता हूँ। उसने झिझकते हुए कहा, बोलो, मेरे साथ ऐसा तकल्लुफ न किया करो। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे सबसे बड़े खैर खा हो। बड़े तो खैर तुम ही हो, सिर्फ खैर खा हूँ। भाभी जबरदस्त मुकाबले, आपाधाबी और फायरिंग के बाद वहां से भागने में कामयाब हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह जख्मी हो गई हो और अब शहर के किसी अस्पताल में जेर इलाज हो? ऐसी मजबूरी की हालत में वो कहाँ आ जा सकती है? सुल्तान शाह के जाहिर किए हुए इम्कान ने मुझे तड़पा कर रख दिया। तुम सही समत में सोच रहे हो। हमें हाथ पर हाथ रखकर बैठने की बजाय उसे शहर के अस्पतालों में तलाश करना चाहिए था। लेकिन क्या वो इतनी जख्मी हो गई है कि अस्पताल के अमले के किसी रुकन के जरिए जहांगीर के घर फोन पर पैगाम भी नहीं दे सकती? सब कुछ मुमकिन है। उसे अपनी जान का खौफ था, लिहाजा वो सब कुछ भूल ही रही। खतरे से दूर निकल आने का एहसास होते ही जख्मों की अजियत ने सर उभारा होगा। तुमने डीडी को ही देख लिया, वो कितनी बुरी हालत में लियाकताबाद से फरार होकर बाथ आइलैंड पहुंचा था। हो सकता है कि अस्पताल में दाखिल होने के बाद भाभी को होश ही ना आया। टूटी हुई हड्डी के मरीजों को डॉक्टर आमतौर पर ख्वाब आवर और दवाएं देते रहते हैं। तुम्हारी राय वजन रखती है, मैंने तारीफी लहजे में कहा। बातों के दौरान ही रास्ता कट गया और हम जहांगीर के घर पहुंच गए। जहांगीर के बदन और चेहरे पर से तशद्दुद के निशानात मुतम्मिल नहीं हुए थे, लेकिन वो नकलो हरकत करने की काबिल हो चुका था और हमारे साथ गर्मजोशी से पेश आ रहा था। उसने ख्वाबकाह से ड्राइंग रूम में आकर हमारा इस्तकबाल किया था और सुल्तान शाह के साथ भी उसी तपाक का मुजाहरा किया था जिससे मेरे साथ पेश आया था। लेकिन सलमा हस्बे मामूल सुल्तान शाह की मौजूदगी से खुश नहीं थी। खुदा का शुक्र है कि वीरा का पैगाम मिलने के बाद तुम्हें हमारा घर याद आ ही गया। सलमा ने रस्मी गुफ्तगू का खात्मा होते मुझसे मुखातब होकर तंजिया लहजे में कहा था, इस वक्त बदमज़गी फैलाने वाली बातें ना करो। मैंने बराह रास्त उसकी आंखों में देखते हुए कदरे तेज लहजे में कहा, कल रात हमने यहीं तुम्हारे साथ गुजारी थी। हालात की पैदा हुई मजबूरियों की बात दीगर है, वरना यह घर हर वक्त मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज रहा है। तुम मजबूरन जरूर आए थे, मगर अपनी मर्जी से और मुलाकात के लिए तो अब आए हो। खत्म करो इस बहस को और बोतल निकालो। जहांगीर ने हाथ उठाकर वो मौजू वहीं खत्म कर दिया। बोतल? सलमा ने आंखें निकाली। तुमने खुद सुना है कि डॉक्टर ने तुम्हें अल्कोहल के मामले में एहतियात से काम लेने का मशवरा दिया था। पहली बात तो यह कि उसने मना ही नहीं किया था, एहतियात के लिए कहा था। दूसरी बात यह कि वो उसका मशवरा था, हुक्म नहीं था। मुझे मालूम है तुमने उससे वो सब जबरदस्ती कहलवाया होगा। वो तो खुद मुझे ऐसी दुआएं देता रहा है। अगर नशा आवर दुआएं लेकर ही सोना है तो मैं अपने यार के साथ अपनी पसंद का नशा क्यों ना करूं? मुझे तुम्हारी बोतलों की बदबू से वहशत होने लगी है। थोड़ी देर में यहाँ शराब और सिगरेटों के धुएं की तेज बू भरने लगेगी तो मेरा यहाँ बैठना 2 बार हो जाएगा। मेज सजाकर तुम एहतियातन इसी वक्त बेडरूम में चली जाओ। जहांगीर ने तमस्खराना अंदाज में कहा, आज काफी दिनों के बाद महफिल जमाने का मौका मिला है तो मैं उसे जाया नहीं करूंगा। तुम देखना कि सुबह तक मेरी हालत में नुमाया तब्दीली आ चुकी होगी। ये शौक मेरी कमजोरी का इलाज भी साबित होगा। तुम्हारा मतलब है कि तुम यहाँ गुलछड़े उड़ाते रहो और मैं अपना मुंह लपेट कर ख्वाबगाह में अकेली पड़ी सड़ती रहूं? वो मुंह बनाकर शिकायती लहजे में बोली। सुल्तान शाह हम तीनों की गुफ्तगू से लाताल्लुक सर चुकाए बैठा हुआ था, जैसे उस कमरे में बोली जाने वाली जुबान उसके लिए सिरे से नाकाबिले फहम रही हो। अगर ख्वाबगाह में जाने से पहले तुम रीटा को फोन करके बुला दो तो लुत्फ आ जाएगा। मैंने सलमा को चिढ़ाने के लिए खुशामदाना लहजे में कहा, तो उससे तुम्हारी भी दोस्ती होगी। जहांगीर मेरी जुबान से रीटा का नाम सुनकर खुशी से उछल पड़ा था। वो वाकई बहुत खुश मिजाज और मजलसी औरत है। उसे बुलवा लो तो ताश की बैठक जम जाएगी। औरतों और मर्दों की टीम के दरमियान सुल्तान शाह को रेफरी बना लेंगे। तुम्हारे अगवा के बाद उसने सलमा को बहुत सहारा दिया था। उसी दौरान में उससे यहाँ मुलाकात हुई थी। घर बार और बच्चों को छोड़कर यही बैठी रही थी। मैंने दानिस्ता रीटा का जिक्र दरमियान में लाकर बच्चों का जिक्र छेड़ा था। बच्चे कहाँ हैं यार उसके? जहांगीर ने हाँक लगाई थी। वो भी हम जैसी है, इसलिए हर वक्त लिए दिए रहती है। या और बात है कि 3-4 महीने बाद हम उस जैसे नहीं रहेंगे। अखबार में इश्तिहार छपवा दो। सलमा अपनी जगह छोड़ती हुई जल बुनकर बोली। टैनी के सामने तो तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चल पड़ती है और खाया पिया उगलने पर तैयार हो जाती हो। मैंने जोरदार कहका लगाते हुए जहांगीर के हाथ पर हाथ मारा और सलमा दीवार गिर कैबिनेट से अस्काच की बोतल, खाली गिलास और आइस पाट ट्राली में टेकने लगी। अलहदगी में उस औरत से मुझे खौफ आता था और मैं हद्दुल इम्कान उसकी इज्जत से दूर रहने की कोशिश करता था, लेकिन जहांगीर के साथ मिलकर उसे जलाने में मुझे खासा लुत्फ आता था। 2-4 नाम तुम भी सोचो। जहांगीर अपनी वरमालूद दाहिनी आग दबाते हुए कह रहा था। उम्मीद तो यही है कि बेटा होगा, मगर एहतियातन 2-4 अच्छे सनाने नाम भी बता देना। मेरे मुकाबले में तुम्हारी सोच कुछ खासी अच्छी है। तुम बाज नहीं आए तो मैं वाकई अपने कमरे में चली जाऊंगी। सलमा तुनक कर रोहन से लहजे में बोली। वादा करो कि रीटा को भी बुलाओगी तो हम मौजू तब्दील की लेते हैं। मैंने पेशकश की। वो तो नहीं आ सकती। सलमा मुझे घूरती हुई दोबारा अपने काम में मसरूफ होगी। आज उसके किसी करीबी चाहने वाले को गोली मार कर हलाक कर दिया क्या है। दोनों मियाँ बीवी उसकी तदफीन में गए हुए।
मेरे वजूद में फुरीरी की लहर तोड़ गई। साफ जाहिर था कि सलमा नाम जाने बगैर असरार रजवी के कत्ल का हवाला दे रही थी। और हैरतनाक बात यह थी कि रीटा का शौहर भी अपनी बीवी के आशना के वजूद से उस हद तक बाखबर था कि शायद अपनी बीवी के मां पर उसकी तदफीन में शिरकत करने के लिए गया हुआ था। जहांगीर अंदर के उन रमूज से ना आशना था, इसलिए तहय्युर हमें संजीदगी के साथ उस आने के बारे में सलमा से बाज पुरस करने लगा, लेकिन वो खुद भी उस वाक़े के बारे में इब्तदाई खबर से ज्यादा कुछ नहीं जानती थी। ये तो शायद बदेसी पीता होगा। सलमा ने ट्राली करीब लाते हुए सुल्तान शाह की तरफ इशारा करते हुए तज़हीक अमेज लहजे में कहा, जो तुम पियोगी वही ये भी पी लेगा। जहांगीर ने उसे घूरते हुए कहा, जब तक तुम विस्की पीते रहोगे मैं तुम्हें देख देख कर अपने खून के घूंट पीती रहूंगी। इसका लहजा बदस्तूर इस्तेज़ाई करा। ये बेचारा इस मामले में मेरा साथ नहीं दे सकेगा। मेरा ख्याल है कि मुझे अंदर आने की बजाय बाहर ठहरना चाहिए था। सुल्तान शाह ने एक झटके से अपनी जगह छोड़ते हुए भराई हुई आवाज में कहा, गलती मेरी है कि एक तजुर्बा के बाद मैं दूसरी बार धोखा खा जाता हूँ। ठहरो। जहांगीर ने सख्त लहजे में कहा, तुम कहीं नहीं जाओगे। अगर डैनी तुम्हारी इज्जत करता है तो मेरे घर में भी तुम्हें इज्जत मिलेगी। मेरी बीवी कभी कभी मेरी जिद में मेहमानों के जज्बात को भी ठेस पहुंचा जाती है। सलमा तुम जाओ और सुल्तान शाह के लिए काफी बना कर लाओ। हंसे मजाक में अचानक ही फिजा मकदर और बोचर हो गई थी। सुल्तान शाह नीम दिली के साथ अपनी जगह में बैठ गया और सलमा ट्राली सामने छोड़कर खामोशी से बाहर चली गई। मेरी वजह से अपने घर का माहौल ना खराब करो। जनसानियों के बोझल सकूत के बाद सुल्तान शाह जहांगीर से मुखातिब हुआ था। मैं मुलाजिम हूँ और मुलाजिम ही रहना चाहता हूँ, लेकिन डैनी को दूसरों के जज्बात का पास नहीं रहता। हर जगह अपनी बालादस्ती साबित करने के चक्कर में मुझे दाव पर लगा देता है। माफी चाहता हूँ सुल्तान शाह। जहांगीर ने पुरखुलिस लहजे में कहा, तुम यहीं ठहरोगे। आज तुम्हारी मौजूदगी में मैंने सलमा को जो सबक दिया है वो उसके लिए काफी होना चाहिए। उस वाक़े पर मेरा दिल बोझल है। सुल्तान शाह के चेहरे से अंदर का कर्ब साहिर हो रहा था। मेरी दिलजोई के बाद अब तुम्हें अपनी बीवी की अश्क शोई भी करनी पड़ेगी। मेरा ख्याल है कि अब वो आज खुद अंदर नहीं आएगी। वो मेरा काम है, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। जहांगीर उठते हुए बोला, तुम दोनों यहीं बैठकर इंतजार करो, मैं भी वापस आता हूँ। उसने खड़े खड़े 2 गिलास तैयार किए और फिर अपने लब तर करके मुस्कुराता हुआ उसी तरफ चल दिया जिधर सलमा गई थी। मैंने अपना गिलास उठा लिया और सुल्तान शाह को समझाते हुए कहा, सलमा दिल की बुरी नहीं है। उसकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे से उड़ा दिया करो। तुम ये मशवरा देने का हक रखते हो, लेकिन इस छत के नीचे मुझे आज दूसरी बार बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। मुझे तुम अपने साथ यहाँ लाने से गुरेज किया करो। मैंने इसी खदशे की वजह से रास्ते में कहा था कि मैं तुम्हें उतारकर गाड़ी में गजाला भाभी की तलाश में निकल जाऊंगा। यहाँ मुझे अपने ऊपर बहुत जबर करना पड़ता है। उन दोनों को अंदर गए हुए खासी देर होने लगी थी और मैं जहांगीर को पुकारने का इरादा ही कर रहा था कि वो दोनों हाथों में काफी की ट्रे उठाए ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। उसका खाली गिलास भी ट्रे में काफी पार्ट के बराबर में मौजूद था। हम उसके मेहमान जरूर थे, लेकिन वो जख्मी भी था, इसलिए सुल्तान शाह ने लपक कर इखलाकन उसके हाथों से ट्रे ले ली और वापस ड्राइंग रूम के वस्त में आ गया। तो मैं इतनी देर हो गई थी कि मुझे तशवीश होने लगी थी कि कहीं अंदर घुस आने वाले किसी हरीफ ने तुम दोनों को बांध कर न डाल दिया। मैंने तमस्कराना लहजे में कहा, अब ऐसा नहीं हो सकता। जहांगीर ने पूरा एतमाद लहजे में कहा, मैंने फैक्ट्री से भी कुछ स्टाफ यहाँ बुलवा लिया है। फाटक पर 2 मुसल्ला चौकीदार से तो तुम्हारा सामना हुआ ही होगा। उसके अलावा भी 4 मुसल्ला आदमी लान में और छत पर छुप कर घर की हिफाजत कर रहे हैं। जो होना था वो हो गया। अब तो चिड़िया का बच्चा भी मेरी इजाजत के बगैर इस आहते में नहीं भटक सकता। दरअसल सुल्तान शाह का अंदाजा दुरुस्त था। सलमा मेरी फटकार पर दिल गिरफ्ता होकर बेडरूम में पड़ी रो रही थी। काफी उसी ने बनाई है, लेकिन वो खुद को संभाल कर चंद मिनट बाद यहाँ आएगी। उसका गुस्सा आमतौर पर ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रहता। उसी लम्हे ड्राइंग रूम से बाहर बरामदे की पुख्ता सीढ़ियों पर कदमों की छाप सुनाई थी और हम तीनों अपनी गुफ्तगू खत्म करके उसी तरफ मुतवज्जा हो गए। जहांगीर चंद सानिया बेशतर अपने हिफाजती इंतजाम पर फख्र का इजहार कर रहा था, लेकिन उस आहट ने उसे भी कदरे परेशान कर दिया था। आने वाला जहांगीर का एक दरबान साबित हुआ। उसके शाने से राइफल और कारतूस की पेटी लटक रही थी और हाथ में एक पैकेट दबा हुआ था। वो अंदर आने से कबल अपने जूते उतारने के लिए चौखट से बाहर रुका तो जहांगीर अपने तजस्सुस पर काबू न रख सका और उससे सवाल कर बैठा, क्या बात है गुलबदर खान, क्या खबर लाए हो? बाहर गाड़ी में मेहमान लोग आया था, डैनी साहब का वास्ते ये पैकेट दे के आए। उसने पेशकदमी करते हुए अपने हाथ में थामा हुआ पैकेट मेरी तरफ बढ़ा दिया। वह सूरत हाल उस कदर तजस्सुस अंगेज थी कि मैंने बेख्तियार अपनी जगह छोड़कर मजबूत मर्दाना बदन वाले गुलबदर खान के हाथ से वो पैकेट ले लिया। पैकेट के मुख्तसर से साइज के मुकाबले में उसका वजन महसूस करते ही मुझे खौफ से झुरझुरी आ गई और बेख्तियार दिल में यह ख्वाहिश पैदा हुई कि बकटेट बाहर दौड़ लगाकर वो पैकेट कहीं दूर फेंक दूं, क्योंकि मुझे सबसे पहला ख्याल टाइम बम का आया था जो किसी भी लम्हे फट सकता था। कौन लोग थे और तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? जहांगीर ने सवाल किया। हम रोका, मगर वो लोग जल्दी में था, बोला बाद में आएगा, गुलबदर खान ने जवाब दिया। पीछे जहांगीर के मकान की दीवारें थीं, आगे मेरे और नकासी के दरवाजे के दरमियान कालीन से 6 फुट की बुलंदी पर गुलबदर खान का हौसला मंद चेहरा मौजूद था। उसकी चमकती हुई स्याह आंखें मोटे खाकी कागज के उस पैकेट पर मरकूज थीं जो वो खुद लाया था और शायद खुद भी जानना चाह रहा था कि उसमें से क्या शाहकार बरामद होने वाला था। मेरे लिए उसे धकेल कर दीवानावार बाहर निकल भागना इज्जत नफ्स के मुनाफी था।
और दिल में यह खौफ भी था कि कागजात उतारते हुए उस बम के किसी नाजुक हिस्से पर गलत हाथ पड़ गया तो फिलफोर इज्जत और नफ्स दोनों के चीथड़े उड़ जाएंगे। बहरहाल गुलबदन के हौसले से हौसला पाकर मैंने उस कागज पर बड़ी एहतियात के साथ सर्जरी का अमल शुरू कर दिया। उस दौरान में मैंने ये नोट कर लिया था कि उस पैकेट में से टुक टुक की कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन उसके साथ मैं ये भी जानता था कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉलिड स्टेट सर्किट्स की दरियाफ्त के बाद किसी बम के फाल होने के लिए रवायती घड़ी की टिक टिक जरूरी नहीं है। स्याह प्लास्टिक के बक्स की पहली झलक रूह फरसा थी। बदन के बहुत से मसामों में पसीने की नमी महसूस होने लगी थी। मैंने दूसरों से ज्यादा अपने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर एकदम ही सारा कागज फाड़ डाला और उसी लम्हे मुझ पर इंकशाफ हुआ कि वो बम नहीं, कोई ट्रांसमीटर था जो ऑन था। मुझे पावर की लाइट ऑन होने के बावजूद उसके रिसीवर पर कोई रेडियाई शोर या दूसरी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। मैंने अपने फेफड़ों में देर से रुकी हुई हवा को एक गहरे सांस के जरिए खारिज करते हुए आंखों में आंखें डालकर गुलबदन खान को घूरा। अब क्यों खड़े हो, अपनी ड्यूटी के लिए गेट पर चले जाओ। वो अपना कुछ हौसला मुझे अता कर चुका था। उसके पास जो कुछ बाकी रह गया था वो मेरी निगाहों का सामना करने के लिए नाकाफी था, इसलिए उसने फौरन ही वापसी की राह इख्तियार कर ली। जहांगीर के साथ ही सुल्तान शाह भी तजस्सुस के आलम में मेरे करीब आ चुका था। मैंने इशारे से उन दोनों को खामोश कर दिया था और उलट पलट कर उस साले का जायजा ले रहा था कि अचानक ही उसके ट्रांसमिटिंग बटन पर लगा हुआ टेप नजर आ गया। ऐसे किसी भी लासिल्की आले पर वो मखसूस बटन दबाए बगैर अपनी आवाज नशर करना मुमकिन नहीं था, लेकिन तोहफा देने वालों ने उस बटन पर टेप लगाकर हमारी गुफ्तगू सुनने का पूरा बंदोबस्त कर दिया था। मैंने फौरन ही टेप उखाड़ दिया और बटन सतह से ऊपर उभर आया। उसके साथ आले के स्पीकर पर रेडियाई लहरों का धीमा मगर बेहंगम इरताज होने लगा। हेलो वीरा कालिंग। लम्हा भर बाद ही ऑपरेटर्स पर जानी पहचानी आवाज सुनाई दी थी। तुम बहुत चालाक हो डैनी कि तुमने मुझे ज्यादा देर तक अपनी गुफ्तगू सुनने का मौका नहीं दिया, लेकिन तुम्हें भी मेरी तेजी और महारत की दाद देनी होगी। मैं आखिरकार तुम तक पहुंचने में कामयाब हुई कहीं। ओवर। मैंने तुमसे भागने की कोशिश नहीं की, इसलिए मुझ तक रसाई पर तुम्हारी दाद तलबी खुद सताई से ज्यादा अहमियत नहीं रखती। मैं नशरी बटन दबाते हुए स्पार्ट लहजे में कहा, पता नहीं मुझे या ऑपरेटर्स भिजवा कर तुमने मुझे क्या जताने की कोशिश की है। ओवर। तुमने कहा था कि तुम जहांगीर के साथ नहीं रहते, मगर मुझे यकीन था कि तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे, और ये देख लो कि मेरा भेजा हुआ तोहफा ऐन उस वक्त पहुंचा जब तुम वहां मौजूद थे। ओवर। बोलते रहो, मैं पूरी तवज्जो से तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। ओवर। ट्रांसमीटर भेजकर तुम्हें यह याद दिलाने की कोशिश की गई है कि डीडी का फरसूदा दौर खत्म होने के बाद शी फिर नए वसाइल से भरपूर काम लेने की पॉलिसी पर गामजन हो चुकी है। इस तोहफे के जरिए हम बर वक्त एक दूसरे से बराह रास्त राब्ता कायम कर सकते हैं। ओवर। लेकिन मुझे ऐसी कोई मजबूरी लाक नहीं है कि तुमसे राब्ता कायम किए बगैर अपना वक्त न गुजार सकूं। ओवर। मैंने अपनी जगह बैठकर जहांगीर को दूसरा गिलास बनाने का इशारा करते हुए कहा, इसे तुम मेरी तरफ से खैर सगाली का इजहार भी समझ सकते हो। मैं चाहती तो इस ट्रांसमीटर की बजाय कोई टाइम बम या रिमोट कंट्रोल्ड बम भी भेज सकती थी जो तुम्हें हलाक या बुरी तरह जख्मी कर सकता था। ओवर। उसकी आवाज में तंज की चुभन पैदा होगी। अगली मर्तबा यह अरमान भी पूरा कर लेना, इस तरह तुम मुझे धौंस में नहीं ले सकती। मैंने भी वही लहजा इख्तियार करते हुए कहा, मौत आ ही गई तो बैठे बैठे भी आ सकती है। ओवर। जिससे काम ना लो। मैं एक बार फिर बता रही हूँ कि इस बार मैं तुम्हारे लिए काबिल अमल तजावीज लेकर आई हूँ। मेरे साथ समझौता करके तुम्हें फायदा ही होगा। ओवर। तुम्हारी बात अलग है, तुम्हें अपने बाप का ताज़ा ताज़ा तारुफ हासिल हुआ है, इसलिए हर मामले में पुरजोश हो। मुझे अपनी पैदाइश से पहले अपनी वल्दियत का इल्म था, इसलिए मैं सोच समझ कर फैसले करने का आदी हूँ। मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मैं तुम्हारी तजावीज़ पर गौर करूंगा और उसके बाद तुमसे मिलने या ना मिलने के बारे में कोई राय कायम कर सकूंगा। मुझ पर दबाव डालकर तुम मुझे अपनी बात मानने पर मजबूर नहीं कर सकती। ओवर। शायद अब तक तुमने तस्दीक करा ली हो कि दिलदार आगा से गद्दारी करने के जुर्म में इसरार रजवी को क्या सजा दी गई है। इस वाक़े से तुम्हें अंदाजा हो जाना चाहिए कि मैं अपने मामलात के बारे में बहुत ज्यादा संजीदा हूँ और अपनी राह में आने वाली हर रुकावट को निस्तो नाबूद करने का इरादा रखती हूँ। ओवर। इसरार रजवी दिलदार आगा से ज्यादा पूरी कौम का गद्दार था। वो एक जिम्मेदार अफसर होते हुए हेरोइन की घिनौनी तिजारत में मुलव्विस था। उससे तुम न मारती तो किसी रोज मुझे खुद ही उसका काम तमाम करना पड़ता। आदमी जो कुछ बोता है उसे वही काटना पड़ता है। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिस पर मुझे शर्मिंदगी हो, इसलिए मैंने अगर तुमसे कभी समझौते का इरादा किया तो मेरा आज़ादाना फैसला होगा। यह ध्यान रखना कि मैंने तुमसे समझौते की बात की है, शी का इसमें कोई दखल नहीं होगा। ओवर। अब मुझ में और शी में कोई फर्क नहीं रहा, दोनों एक ही हैं। ओवर। वो तुम्हारा मामला है, मैंने बेपरवाही से कहा। मेरे लिए तुम जिमी लाइट की बेटी जरूर हो, लेकिन सिर्फ वीरा लाइट हो। मेरे लिए शी ख्वाब व ख्याल हो चुकी है। ओवर। मेरा ऑपरेटर हर वक्त आन रहता है, तुम जब चाहो मुझसे रजू कर सकते हो। ओवर। मैं जानता हूँ। मैंने दूसरे गिलास से एक लंबा घूंट लेते हुए कहा, जिमी लाइट ने डॉन मर्सियानो के रूप में तुम्हें यही सिखाया था कि तुम्हारा औरत होना तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ा हथियार है, जिसकी मदद से तुम बदतरीन लम्हात में भी अपने दुश्मन को ज़ेर कर सकती हो। औरत और खूबसूरत औरत अगर
हर वक्त आन रहती हो तो बड़े बड़ों को पल भर में आफ कर देती है। ओवर। तुम ये सारी बकवास दूसरों के सामने कर रहे हो। वीरा की गुर्राती उसीली आवाज रिसीवर पर उभरी थी। तुम अमलन सब कुछ कर गुजरती हो, मुझ पर जुबानी पाबंदियां क्यों लगा रही हो? ओवर। काश तुमने अपनी जुबान से सही काम लेना सीखा होता। उसकी आवाज में हसरत थी। फिर लम्हा भर के तवक्कुफ के बाद उसकी आवाज दोबारा उभरी। तुमने डीडी को तो मार लिया, लेकिन उसने भी तुम्हारी दुम पर पांव रख दिया था। मेरा ख्याल है कि तुम रकाबत की बिना पर उसके खून के प्यासे हो गए थे। ओवर। किस रकाबत की बात कर रही हो? तुम अच्छी तरह जानती हो कि बरतानिया, फ्रांस और इटली में जहां दिलदार का वजूद भी नहीं था, वहां भी मशी के अहम आदमियों के खून का प्यासा था। ओवर। मानती हूं, लेकिन दिलदार का मामला ही मुख्तलिफ था। उसने गजाला को तुमसे छीन कर अपनी बीवी बना लिया था। उस कारनामे पर जिमी लॉयड उसे जल्दी ही आई मैन के मर्तबे पर फाइज करने वाला था। उसकी जिंदगी ने वफा की होती तो वो एशिया में शी का पहला आई मैन होता। ओवर। लेकिन तुमने देख लिया कि आई मैन बनने से पहले ही उसकी आंखें बंद कर दी गई। ओवर। अब गजाला कहाँ है? ओवर। आखिरकार उसने मुतजस्सिद लहजे में वह अहम तरीन सवाल कर ही डाला। अगर वो मुझसे छीन ली गई थी तो उसका पता तुम्हें मालूम होना चाहिए। ओवर। मैंने मकारी से काम लेते हुए उसका सवाल ही उसी को लौटा दिया। दिलदार ने अपने साथ बड़ा जुल्म किया। असलहा लेकर घर से रवाना होते हुए उसने एक चौकीदार के अलावा अपने सारे मुलाजमों को छुट्टी दे दी थी। चौकीदार को पुलिस ले गई। दूसरे मुलाजमीन लापता हैं और उजड़े हुए घर पर पुलिस का पहरा है। मेरा ख्याल है कि गजाला भी उसी हड़बूंग में कहीं निकल गई होगी। ओवर। मैंने बटन दबाकर हल्का सा कहका लगाया और कहा, वो कहीं नहीं निकली। दरअसल उसी ने दिलदार आगा का दिमाग उल्टा था। उसे पता चल गया था कि वो जिसे मासूम समझकर अपना मजाजी खुदा बना बैठी है, वो एक सफाक तरिंदा है। इसलिए उसने दिलदार आगा से बगावत कर दी थी और अब वो मेरे पास है। ओवर। वाकई? वीरा की आवाज में बेयकीनी उमड़ आई थी। और तुमने दिलदार की आगोश से निकली हुई और उसको अपनी मोहब्बत के तौर पर कबूल कर लिया? तुम्हारे आइडियल तो बहुत ऊंचे थे। ओवर। मजबूरियां बहुत कुछ नजरअंदाज करने पर मजबूर कर देती हैं, मैंने पुरस्कून लहजे में कहा, मगर ये झूठ बोलते हुए मैं अंदर से खुद को खोखला महसूस कर रहा था। बहरहाल अब गजाला मेरी निजी जिंदगी का एक हिस्सा है। मैं उसे तुम्हारे साथ बहस का मौजू नहीं बनाना चाहता। ओवर। बनाना भी नहीं चाहिए। उसकी इस्तेज़ाइया आवाज उभरी, क्योंकि अब तुम दोनों एक जैसे हो चुके हो। वो दिलदार की दिलदारी करती रही और तुम किसी और के नहीं तो मेरे मतवाले जरूर रह चुकी हो। बासी रिश्तों के बारे में आदमी आमतौर पर दूसरों से खुलकर बात करना पसंद नहीं करता। ओवर। कम अज कम तुमसे नहीं। मैंने तल्खी से कहा, तुम्हारे वजूद के हर हिस्से पर अनगिनत अजनबियों के दाग लगे हुए, उनमें एक मेरा नाम भी शामिल हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? ये बताओ कि गजाला के बारे में तुम्हारे दिल में इस कदर हसद क्यों पाया जाता है? ओवर। मालूम होता है कि वो इस वक्त भी तुम्हारे पहलू से लगी बैठी है। जरा उससे बात तो करवाओ मेरी। ओवर। उसने मेरी बात का जवाब दिया बगैर कहा, वो औरतों से बात करती है, मर्दों की शिकारियों से नहीं। वैसे तुम्हें जो कहना है क्या डालो, उसने जरूरत समझी तो जवाब दे देगी, वरना फिर मेरी ही आवाज पर गुजार कर लेना। ओवर। जवाब में उसने मेरे और अपने मरासम के हवाले से जिन गलीज अल्फाज में अपनी बात शुरू की, उस पर मैंने बुखला कर ऑपरेटर्स ऑफ कर दिया, क्योंकि सामने से सलमान ड्राइंग रूम में आ रही थी।